हेलो एवरीवन। हम 18 चैप्टर कर रहे थे मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी और पावर रिसोर्सेज। एनर्जी और पावर रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। द रिसोर्सेज विच गिव अस एनर्जी आर कॉल्ड पावर रिसोर्सेज और एनर्जी रिसोर्सेज। और ये एनर्जी हम फिर बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे कि इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और एग्रीकल्चर में भी एनर्जी यूज़ होती है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एनर्जी कौन सी है? वो है इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और कई बार हम इसे पावर भी बोलते हैं, इसे पावर भी बोला जाता है। तो ये एनर्जी जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है? इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो जो एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं और एक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो कि ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फायरवुड और न्यूक्लियर एनर्जी। ये सब जो है ज़्यादा लंबे वक्त तक चलते हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। लेकिन इनके जो रिजर्व्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, ये एग्जॉस्टिबल हैं, यानी कि ये ख़त्म हो सकते हैं। सबसे पहला जो सोर्स है वो है कोल। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कोल है जो वो एक बहुत अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला है। कोल जो है काफ़ी साल पहले ही बन गया था। ये किससे बना था? जो भी प्लांट्स होते हैं, जो भी मार्शेज में प्लांट्स उगते हैं, मार्शेज मतलब दलदल में जो भी पेड़ पौधे होते हैं, उनका जो रिमेन होता है, वेस्ट होता है, वो जब पानी के अंदर ही सैंक हो जाता है, डूब जाता है, उसके अंदर ही रहता है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वहाँ मिट्टी में, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, वो पानी के अंदर लो ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं और वहाँ के एनवायरनमेंट में जो कार्बन की मात्रा है वो काफ़ी बढ़ जाती है। उसकी मात्रा बढ़ने के कारण जो अंडरग्राउंड डीप, यानी कि बहुत गहरा वो चला जाता है, जहाँ पर हीट और प्रेशर की हेल्प से उस चीज़ को कोल में कन्वर्ट किया जाता है। कोल जो है वो लेयर्स में आता है, काफ़ी थिक लेयर्स होती हैं और ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। 4 वैरायटी का कोल्स हमारे पास होता है। सबसे पहला है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वो 90 से 95% कार्बन कंटेंट होता है। इसमें मॉइस्चर यानी कि नमी बहुत कम होती है। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है और ये फाइनल प्रोडक्ट होता है जो कोल फॉर्मेशन में निकलता है। नेक्स्ट इज बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है वो 80 to 85% कार्बन कंटेंट होता है इसमें, और इसमें जो मॉइस्चर है वो भी कम होता है, लेकिन मॉइस्चर होता है, लेकिन क्वांटिटी मॉइस्चर की यानी कि नमी की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कोल है। नेक्स्ट इज लिग्नाइट। ये इसको ब्राउन कोल भी बोला जाता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 70 से 75% होती है और इसमें मॉइस्चर यानी कि नमी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है? थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, लेकिन एज अ फ्यूल यूज़ नहीं किया जाता। फ्यूल मतलब इसे जलाया नहीं जाता। नेक्स्ट इज पीट। पीट जो है वो 50 से 60% कार्बन कंटेंट होता है पीट में, और इसका मॉइस्चर कंटेंट सबसे हाई होता है। सबसे ज़्यादा नमी जो है वो पीट में पाई जाती है। ये सबसे पहला प्रोडक्ट होता है जो कोल फॉर्मेशन में निकलता है और ये सबसे बेकार क्वालिटी का फ्यूल होता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल. Coal was the basis of the industrial revolution that took place in Europe. The distribution of coal is highly uneven in the world. It does mostly occur in China, the USA, Ukraine, South Africa, India, Australia, Germany, the UK, Russia and Canada. कोल जो है वो बहुत ही अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है पूरे वर्ल्ड में। तो मोस्टली जो कोल है वो चाइना में, यूएसए, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, रशिया और कनाडा में पाया जाता है। इंडिया में भी 80% जो कोल है वो कहाँ पाया जाता है? दामोदर रिवर वैली में पाया जाता है। और जो मेन कोल माइंस है इंडिया में वो कहाँ पर हैं? झारिया, धनबाद, गिरिधि, बोकारो, रानीगंज, यहाँ सब जगह ये जो है कोल माइंस हैं, यानी कि कोयले की खदान होती हैं। और जो न्यू कोल फील्ड्स हैं वो आजकल कहाँ डेवलप हो रही हैं? वो कहाँ पे बन रही हैं? नई वेली जो कि तमिलनाडु में है, श्रृंगरेनी जो कि आंध्र प्रदेश में है, कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ में है, तालचेर जो कि ओडिशा में है। नियर अबाउट हाफ ऑफ इंडियाज कोल प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड बाय रेलवेज एंड स्टील इंडस्ट्रीज. इट इज़ ऑल्सो वाइडली यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल. यहाँ पे बताया गया है कि नियरली आधा
आधा जो इंडिया की आधे कोल की प्रोडक्शन है वो कहाँ पे यूज़ हो जाती है, रेलवेज में और स्टील इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा लोग अपने घरों में भी कोल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो सोर्स है एनर्जी का वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ सिंपल marine organism deposited in shallow depression on the seabed and converted by layers of sediment over the years. Million of years later, the sediment hardened into rock and the trapped remain decayed in a limited supply of oxygen, turning into liquefied petroleum by the action of bacteria, heat and pressure. पेट्रोलियम कैसे बनता है? जो भी मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, उनका जो वेस्ट होता है वो जो है शैलो डिप्रेशन में आ जाता है, मतलब सी की साइड में कवर होना शुरू हो जाता है और उसकी लेयर्स बनती रहती हैं। जो लेयर्स होती हैं वो काफ़ी सालों बाद देखोगे तो वो इतनी हार्ड हो जाती हैं कि वो पत्थर का रूप धारण कर लेती हैं, और जो भी उसका रिमेन होता है वो डिकेड हो जाता है, यानी कि सड़ जाता है। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल लिमिटेड रह जाती है और वो एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है, और उस एक्शन में जब हीट और प्रेशर दिया जाता है तो वहाँ से पेट्रोलियम निकलता है। Next is the rock in which petroleum was formed were called source rocks. Petroleum moved through pores in the source's rock and other rock and collected in depression below layer of non-porous rocks. Thus, underground reservoirs of petroleum were formed. These reservoirs have natural gas trapped in the space above the oil. अब जो रॉक्स होते हैं जिनमें पेट्रोलियम बनता है वो उनको क्या बोला जाता है? सोर्स रॉक। पेट्रोलियम किस तरह बाहर आता है इन रॉक से? इनके पोर्स में से, यानी कि इनमें जो छेद होते हैं उसके थ्रू पेट्रोलियम बाहर आता है, और उसके आसपास जो पत्थर होते हैं उनके थ्रू भी ये बाहर आना शुरू हो जाता है और एक नॉन पोरस रॉक्स की पत्थरों की लेयर बना देता है। इसके कारण क्या होता है, जो अंडरग्राउंड पेट्रोलियम जो है वहाँ पर अंडरग्राउंड पेट्रोलियम फॉर्म होता रहता है और उसके बीच, उन पोर्स के बीच में नेचुरल गैस जो है वो इकट्ठी हो जाती है और उसके ऊपर जो है वो ऑयल आना शुरू हो जाता है। पेट्रोलियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमी। अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग क्रूड मिनरल ऑयल। अदर बाय प्रोडक्ट्स इंक्लूड रॉ मटेरियल फॉर केमिकल फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर एंड ड्रग्स। कंट्री की इकोनॉमी के लिए पेट्रोलियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्लास्टिक्स, वैक्स, ल्यूब्रिकेंट्स, ये सब जो हैं क्रूड ऑयल से निकलते हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है, बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम जो है ये भी हाईली अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में। जो मेन ऑयल फील्ड्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा? यंग फोल्ड माउंटेन्स में, जो कि कोस्टल एरिया के पास हैं, या फिर ऑफशोर रीजन। ऑफशोर रीजन कौन से होते हैं? जहाँ पर पानी ही पानी होता है समुद्र के आसपास, तो वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और 65% जो रिज़र्व है मिनरल ऑयल का वो कहाँ पाया जाता है? पर्शियन गल्फ में। पर्शियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि साउथ अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन, ये सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। उसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं वो हैं यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, चाइना, लिबिया, म्यांमार और इंडिया। इंडिपेंडेंस तक इंडिया में जो है वो मिनरल ऑयल सिर्फ असम में निकलता था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी सारी टेक्निक्स जब आई तो बहुत सारे नए एरिया से, जैसे कि गुजरात, ऑफशोर कोस्ट ऑफ मुंबई, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर डेल्टा, यहाँ पर भी पेट्रोलियम की जो मात्रा है वो पाई जाने लगी। नेक्स्ट एनर्जी सोर्स इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है वो किससे बनी है? मीथेन गैस से बनी है, और जहाँ पेट्रोलियम की प्रोसेस बनती है उसके साथ साथ ही नेचुरल गैस भी बननी शुरू हो जाती है, या फिर ये अकेले भी बनती है। बहुत सारी लोगों को लगता है कि जहाँ ऑयल बनता है वहीं पे नेचुरल गैस जो है बननी शुरू होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बिना ऑयल के भी नेचुरल गैस जो है वो बननी शुरू हो जाती है। पास्ट ईयर्स में क्या हुआ, बहुत सारी क्वांटिटी में नेचुरल गैस जो है उसे वेस्ट कर दिया गया, या तो उसे जला दिया गया या फिर वो हवा में उड़ गई। नेचुरल गैस को लोग नॉर्मली अपने घरों में यूज़ करते हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ में भी इसे यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो नेचुरल गैस है वो यूएसए में प्रोड्यूस की जाती है। अदर कंट्रीज़ जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस करती हैं वो हैं रशिया, नीदरलैंड, चाइना, ईरान और यूके।
इंडिया जो नेचुरल गैस यूज़ करता है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। और जो मेन नेचुरल गैस इंडिया में वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, बॉम्बे हाई में, गुजरात, असम, तमिलनाडु और त्रिपुरा में। कुछ पार्ट्स हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा के जहाँ पर नेचुरल गैस के रिजर्व्स भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट सोर्स ऑफ पावर इज हाइडल पावर। हाइडल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम रनिंग वाटर। इट इज़ मेजर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स इन ऑल मेजर कॉन्टिनेंट्स। हाइडल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं इसे। ये किससे बनती है, जब रनिंग वाटर यानी कि चलते हुए पानी में से ये एनर्जी ली जाती है। जैसे डैम्स वगैरह होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो ये उसी की बात हो रही है। ये एनर्जी किस तरह बनती है, क्या होता है कि जो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वो जो पानी है, जब वो रनिंग वाटर एक हाइट से नीचे गिरता है तो गोल गोल नीचे ब्लेड्स लगाए होते हैं जो कि घूमते हैं। तो उस पर पानी जब घूमता है, रोटेट होता है, तो जब वो पानी बाहर आता है वो तो इरिगेशन के लिए यूज़ हो जाता है, और जो पानी डैम के अंदर गिरता है उससे जो क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। इंडिया में भी इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, निगार्जुन सागर डैम, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, कोसी, कोयन, रिहांड एंड नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। तो ये सब प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट सोर्स जो है एनर्जी का वो है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन थ्रू द फ्यूजन और फिजन ऑफ टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक थोरियम एंड यूरेनियम। तो न्यूक्लियर पावर कहाँ से निकलती है, जब फ्यूजन यानी कि जब फ्यूजन होता है, स्प्लिट करना, डिवाइड करना, जब दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को जैसे कि थोरियम और यूरेनियम को जब इसे स्प्लिट किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो वहाँ से न्यूक्लियर पावर जो है वो जनरेट होती है। Here fission refer to the splitting of atom to get nuclear power, whereas in fusion two atoms are combined to obtain nuclear energy। तो यही बताया है कि फिजन क्या होती है, स्प्लिटिंग ऑफ एटम। जब एटम को तोड़ दिया जाता है, स्प्लिट कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम फिजन, वहाँ से न्यूक्लियर पावर निकलती है। और फ्यूजन क्या होता है, जब टू एटम्स को कंबाइन किया जाता है, तो जो न्यूक्लियर पावर है वो दोनों तरीके से निकलती है, एटम्स को जोड़कर भी और एटम्स को तोड़कर भी। थर्ड इज in India, thorium is found in the monazite sand of Kerala, while uranium is found in Rajasthan and Jharkhand। और इंडिया में थोरियम कहाँ पे पाया जाता है, मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला, और यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, राजस्थान और झारखंड में। सो टुडेज टॉपिक इज ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज।